प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 12 के लिए मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट हमने घनत्व और घनत्व को किस प्रकार से निकाला जा सकता है या घनत्व के इतने हमारी चर्चा हुई थी। आज हम विश्व घनत्व का वितरण किस प्रकार है विश्व स्तर पर, हम उसकी चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और वह कौन से क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व बिल्कुल कम पाया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण किस प्रकार से है, इसकी हमें चर्चा करनी है। तो विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण भी जनसंख्या के वितरण के अनुरूप ही असमान एवं विषम प्रकृति का है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जो जनसंख्या का वितरण हमने पढ़ा वह भी किस प्रकार का था, असमान और विषम प्रकृति का था। ठीक है, असमान और विषम प्रकृति का था। ठीक उसी प्रकार से जो घनत्व भी है, घनत्व का जो वितरण है वो भी किस प्रकार का है, असमान है और विषम प्रकृति का है। मतलब कहीं पर भी समान घनत्व नहीं मिलता। जिस प्रकार से वितरण समान नहीं है उसी प्रकार से घनत्व भी समान नहीं है। ये कैसा है, असमान है और विषम प्रकृति का है। मतलब कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। ठीक है, कोई निश्चित संख्या नहीं है कि एक निश्चित कोई संख्या हो कि 10, 50, 100, कोई निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या है। इसलिए ये विषम प्रकृति का माना जाता है। विश्व में जिन स्थानों पर अधिक जनसंख्या का बसाव है वहाँ जन घनत्व स्वाभाविक रूप से अधिक पाया जा सकता है। तो जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक है या जहाँ जनसंख्या बसाव अधिक देखने को मिलता है, जैसे मैदानी प्रदेश है, तो मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। ठीक है, वहाँ वितरण जो आपको स्वाभाविक रूप से अधिक देखने को मिलेगा। विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में भारी विषमता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषमता आपको देखने को मिलेगी, घनत्व आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। एक और सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया व मंगोलिया में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या है। यानी ये जो क्षेत्र आपको देखे होंगे आपने, सहारा है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया रीजन है, मंगोलिया रीजन है, यहाँ पर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी ये क्षेत्र वैसे क्षेत्र हैं जहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करता है। और यहीं आप गंगा का विशाल मैदान देखें, ठीक है, जिसे हम भारत का उत्तरी विशाल मैदान, या यांगटीसी कियांग नदी का विशाल मैदान, ठीक है, या अमेरिका के पूर्वी छोर का रीजन, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व आपको अधिक देखने को मिलेगा। और जबकि हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट कि सिंगापुर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग निवास करते हैं। तो कहीं पर हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से भी कम में लोग निवास कर रहे हैं, वहाँ जनसंख्या पाई जा रही है। और वहीं दूसरी ओर सिंगापुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास कर रहे हैं। तो ये क्या है, असमान वितरण है। ठीक है, कहीं पर भी समान वितरण नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि जनसंख्या है और जनसंख्या का बसाव उन्हीं क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ पर हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ जो होती है वो हमें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानता मिलने के कारण एशिया में 116 व्यक्ति, यूरोप में 32 व्यक्ति, अफ्रीका में 27 व्यक्ति, उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति और दक्षिण अमेरिका में 20 व्यक्ति, वहीं ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये जो भाग हैं यहाँ पर आपको 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व देखने को मिलेगा। तो देखिए, विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 में जो विश्व जनसंख्या घनत्व माना गया था, ठीक है,
अनुमानित था, वह अनुमानित था 47 यानी 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये असमानता देखिए कितनी मिलती है। और असमानता का एक उदाहरण आपके सामने कि एशिया में 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो एवरेज कितना निकाला था 47, एवरेज कितना निकाला 47। तो उस एवरेज से कहीं दूर यानी 50% से भी कहीं अधिक एशिया में 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। ये एवरेज है एशिया का। जबकि विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन ने एवरेज कितना निकाला 47, एवरेज कितना निकाला था 47, और वहाँ एशिया का कितना निकल कर आ रहा है 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूरोप में ये 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अफ्रीका में 27 है, उत्तरी अमेरिका में ये और कम हो जाता है, और उत्तरी अमेरिका में हम देखें तो उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति, दक्षिण अमेरिका में 20 व्यक्ति तथा ओशिनिया में ये 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो आप देखें सारणी आपको दी हुई है, सारणी में आप देखें तो आपको अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में 1088, दक्षिण कोरिया 506, रवांडा 422, नीदरलैंड 405। तो ये अलग अलग आपको सारणी में अलग अलग देशों के द्वारा इनका जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको मैप में इसमें ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा भी अभी से कहते हैं, और 0 डिग्री विषुवत रेखा के यदि हम उत्तरी गोलार्ध में चलें और लगभग हम 10, 15 या 20 डिग्री अक्षांश तक चलते हैं तो लगभग यहाँ जनसंख्या घनत्व आपको अधिक देखने को मिलेगा। यानी ये जो रीजन है यहाँ जनसंख्या घनत्व आपको अधिक देखने को मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा और हम उत्तर दिशा में चले तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग दोस्तों पूर्वी भाग, और ये यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप का कौन सा भाग पश्चिमी भाग, विशेषकर मध्यवर्ती भाग। ठीक है, विशेषकर कौन सा भाग मध्यवर्ती भाग। और वहीं पर चीन आप देखें, चीन और जापान की जो स्थिति है, चीन और जापान की स्थिति आप यहाँ देख पाएंगे। चीन और जापान की इस स्थिति में आपको यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व आपको अधिक देखने को मिलेगा। और हम पहले ही वितरण में पढ़ चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध का जो हिस्सा है वहाँ सर्वाधिक 80% जनसंख्या निवास करती है। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है या मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो आपको कहाँ देखने को मिल रही है, मोस्टली आपको अमेरिका का पूर्वी हिस्सा, ठीक है, यूरोप का मध्यवर्ती हिस्सा और एशिया का लगभग दक्षिणी एशिया भी इसमें शामिल है, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, इधर आप पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ये जो रीज़न है। और यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में आ जाए तो पूर्वी क्षेत्र में आपको यूरोप, जापान, ये रीज़न आपको देखने को मिलेंगे। अफ्रीका का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपको अधिक देखने को मिलेगा, जबकि इसका जो सारा कम होता है। ठीक उसी प्रकार से एशिया का जो साइबेरिया रीजन है, ये जो साइबेरिया रीजन है एशिया का, यहाँ पर भी आपको जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलेगा। और उत्तरी अमेरिका का कनाडा रीजन है, अलास्का रीजन है, ठीक है, ग्रीनलैंड रीजन है, ये ग्रीनलैंड रीजन है, यहाँ पर भी आपको जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसे रीजन है जो सर्वाधिक अक्षांशों पर स्थित है। यहाँ लगभग 8 से 9 महीने तक बर्फ़ से ढके प्रदेश रहते हैं, जनसंख्या कम है तो घनत्व भी ऑब्वियसली यहाँ पर कम दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने को मिलेगा, जो रीज़न मैंने आपको बताएं कि उत्तरी अमेरिका का पूर्वी रीजन, यूरोप का लगभग मध्यवर्ती या पश्चिमी रीजन, और एशिया महाद्वीप का पूर्वी रीजन, दक्षिणी रीजन, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी रीजन, यहाँ आपको जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने एक डिटेल में पढ़ लिया है कि तो है, लेकिन अब हम अलग से ये पढ़ेंगे कि मोटा वाले जो क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है वो कौन कौन से रीज़न है और कौन कौन से रीज़न में कंडीशन हमें देखने को मिलती है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते। देखिए दोस्तों, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, आपको मैं याद दिला दूं, एक बार जब हम वितरण को पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो हम ये पढ़ रहे थे कि जनसंख्या जो वितरण है वह भी हमने महाद्वीप के अकॉर्डिंग अलग अलग पढ़ा। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, जनसमूह, ठीक है, अलग अलग हमने जनसमूह पढ़े।
ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व निवास करता है। तो उसकी क्या रीज़न है, आपको वो भी ध्यान रखने हैं। यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होने का कारण क्या है या सबसे कम जनसंख्या घनत्व होने का कारण क्या है, तो आप इन्हीं को डिटेल में लिख पाएंगे। देखिए, नंबर 1 है, विश्व में वह देश जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। ठीक है, विश्व में ऐसे देश भी आपको देखने को मिलेंगे जहां 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व पाया जाता है। इसके अंतर्गत विश्व के 3 जनसंख्या समूह को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1, पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो देखिए इसमें किस किस से शामिल किया है। यदि हम छोटा सा मैप इस तरह से बनाना चाहें और एशिया को इसमें हम दिखाना चाहें इस तरह से, तो ये एशिया महाद्वीप का कुछ मैप मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एशिया का मोस्टली कौन सा भाग, पूर्वी हिस्सा, एशिया का कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, यानी ऑलमोस्ट ये पूरा कवर कर लेता है। यानी इसमें जापान, चीन, हांगकांग, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये लगभग इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर है दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया मतलब इसमें भारत शामिल हो जाता है, पाकिस्तान शामिल, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ये ऐसा रीजन इसमें शामिल हो जाता है, ये इसमें शामिल हो जाता है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पूरा वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, इंडोनेशिया द्वीप समूह है। तो ये मोस्टली कहाँ पर, ये सिंगापुर है, मलेशिया है, ये सब दक्षिणी पूर्वी एशिया में शामिल होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रदेश है, एशिया के ये 3 महत्वपूर्ण प्रदेश है। नंबर 1 दक्षिणी एशिया और नंबर 3 दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ऐसे 3 प्रदेश महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो कि एशिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जहाँ जनसंख्या घनत्व और या वितरण दोनों की हम बात करें, घनत्व और वितरण दोनों की बात करें, तो हमेशा यहाँ पर सर्वाधिक बना रहता है या अत्यधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसके अलावा पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप की हमने चर्चा की, ठीक है, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप। और पश्चिमी मध्यवर्ती यूरोप का जो रीजन है वो मैंने अभी चर्चा की थी आपसे कि यूरोप का जो पश्चिमी रीजन है वो और मध्यवर्ती रीजन है वो, वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलता है। और उत्तरी अमेरिका का कौन सा रीजन, तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी रीजन, जो अभी मैंने आपको मैप पर भी बताया था। अब यहाँ जनसंख्या घनत्व होने का प्रमुख कारण क्या है। नंबर 1 स्वास्थ्यप्रद जलवायु, यानी यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है कि यहाँ व्यक्ति आराम से रह सकता है, जीवन यापन कर सकता है। सम और विषम दोनों प्रकार की जलवायु है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो जलवायु है वह अनुकूल है और अनुकूलन होने के कारण मनुष्य यहाँ पर निवास करता है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट बात है, समतल मैदानी भूभाग, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ समतल मैदानी भूभाग होगा तो वहाँ जनसंख्या निवास करेगी, ये फैक्ट बात है। उपजाऊ मृदा होगी तो कृषि होगी, कृषि कार्य वहाँ पर होगा। कृषि कार्य जरूरी है क्योंकि कृषि ही मनुष्य को भोजन प्रदान करती है, इसलिए मृदा का उपजाऊ होना जरूरी है। जल इम्पोर्टेंट है, पीने योग्य जल, ठीक है, औद्योगिक इकाइयों में काम आने वाला जल। जल विद्युत का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए जल महत्वपूर्ण है। खनिज संपदा जरूरी है, औद्योगिक इकाइयों में खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक विकास, साथ साथ हम औद्योगिक विकास भी करते हैं। परिवहन, ठीक है, संसाधनों के साथ अनुकूल दशाओं के कारण उच्च जन घनत्व पाया जाता है। तो यहाँ कारण क्या है, ये विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं, इससे पहले हम भी चर्चा करके आ चुके हैं कि जनसंख्या जो वितरण होता है, जनसंख्या वितरण कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, और जनसंख्या घनत्व में भी सेम वही कारण है, ठीक है। जहाँ सर्वाधिक वितरण और घनत्व, हालांकि दोनों है अलग, वितरण की परिभाषा अलग है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा अलग है, लेकिन उनको प्रभावित करने वाले कारक लगभग समान होते हैं, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं होता, क्योंकि वितरण ही घनत्व है, कह लीजिए घनत्व ही वितरण है, दोनों बराबर है। लेकिन उनकी जब तुलना करते हैं या उनका मापन करते हैं तो वे कुछ अलग हो जाता है, अदरवाइज वो एक ही है। एशिया के सागर तटीय भूभाग, एशिया की जितनी भी सागर तटीय भूभाग है वहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलेगा। यूरोप की औद्योगिक मेखला, अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र के औद्योगिक रीजन, व्यापारिक केंद्रों में क्रमशः 1500, ठीक है,
2,500 तथा लगभग 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलता है, और जो कि एक सामान्य बात है। तो 1,500, 2,500 और लगभग 4,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जनसंख्या घनत्व से माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र। पहला था अत्यधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र, अब है अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है वे इसके अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों के सीमांत भागों में मध्यम जनघनत्व के क्षेत्र विस्तृत है। यानी कि जो अत्यधिक जनघनत्व वाले जो क्षेत्र हैं उनका जो सीमांतवर्ती भाग है वहाँ पर मध्यम जनघनत्व के क्षेत्र विस्तृत पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी यूरोप, यानी कि यूरोप का कौन सा हिस्सा, दक्षिणी क्षेत्र, और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी यूरोप, क्योंकि हम चर्चा कर चुके मध्यवर्ती और उत्तरी पश्चिमी यूरोप की चर्चा हम अत्यधिक जनसंख्या घनत्व में चर्चा हो चुकी है। मध्य उत्तरी अमेरिका, तो देखिए उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है वो तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व में आ गया, ये मध्यवर्ती उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद रीजन कौन सा है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में भी आपको ये रीजन देखने को मिलता है। के तटवर्ती भाग, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, दक्षिणी पूर्व रीजन, एशिया के आंतरिक भाग, उत्तरी पश्चिमी चीन रीजन, मध्यवर्ती भाग, कुछ रीजन है जहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, तो नंबर 3 पर कौन सा है, सामान्य जनघनत्व वाला क्षेत्र, जहाँ लगभग सामान्य स्थिति देखने को मिलती है। इससे पहले वाली जो स्थिति थी वो अत्यधिक जनघनत्व, उसके बाद अधिक जनघनत्व, और अब तीसरी जो पॉइंट है वो है, तीसरा पॉइंट जो है वो सामान्य जनघनत्व वाली स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व जो होता है वो 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक रहता है। कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, जैसे इसमें क्या कारण होता है कि अस्थायी कृषि होती है, कृषि का जो प्रबंधन करना होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी रूप में होता है। पशुचारण, वानिकी, मरुस्थलों के निकट कृषि वाले क्षेत्रों में जनघनत्व पाया जाता है। तो यहाँ जनघनत्व कैसा है, कम है। यहाँ जनसंख्या घनत्व किस तरह का है, कम जनसंख्या घनत्व है। इसी कारण से यहाँ पर 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत एशिया रीजन, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो विस्तृत घास के मैदान है वो इस भाग में सम्मिलित किए जाते हैं। देन इसके बाद है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ जो प्रति वर्ग व्यक्ति है वो 1 से लेकर 10 तक पाए जाते हैं। और ऐसे रीजन कौन कौन से हैं, कहाँ ऐसे रीजन आपको देखने को मिलेंगे, तो अत्यंत कम जनघनत्व वाले क्षेत्र अफ्रीका में सूडान है, लीबिया है, मालागासी है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू, इक्वेडोर, एशिया में पश्चिमी साइबेरिया, ठीक है, बोर्नियो खाड़ी देशों में कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ जो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है वो कितना है, 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यह है कम जन घनत्व वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है प्राय जन विहीन क्षेत्र, जहाँ पर जो प्रति वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वहाँ पर 1 से भी कम पाया जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। पृथ्वी के स्थल भाग पर लगभग 70% आवासीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। विश्व के अति शीतल प्रदेश, ऐसे प्रदेश जहाँ पर बहुत अधिक ठंड रहती है। अति उष्ण आर्द्र प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहाँ बहुत अधिक गर्मी साथ ही साथ ह्यूमिडिटी अधिक रहती है। ठीक है, वर्षा का जो रीजन देखने को मिलता है तो ऐसे प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अति शुष्क, बिल्कुल शुष्क, जहाँ वर्षा नहीं होती बिल्कुल शुष्क रहता है, तापमान बहुत अधिक रहता है। तथा उच्च पर्वतीय प्रदेश, जो ऊंचे पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पे भी जनसंख्या निवास नहीं करती। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में ऐसा कौन से स्थान है जहाँ जनसंख्या वितरण या घनत्व सबसे कम पाया जाता है या बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, तो ऐसे कौन से रीजन है। तो ऐसे वे रीजन है जहाँ उच्च पर्वतीय प्रदेश हो, अति शुष्क प्रदेश हो,
अति आर्द्र प्रदेश हो और या फिर अति शीतल प्रदेश हो जहाँ जनसंख्या घनत्व बिल्कुल कम पाया जाता है। तो ये कुछ रीज़न थे, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी कि ऐसा कौन कौन से रीज़न है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। तो ये चर्चा हुई दोस्तों घनत्व की। अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। और चर्चा हमारी होगी जनसंख्या वृद्धि पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।